या देखिए, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का फोर्थ चैप्टर है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोर्टफोलियो? यहाँ पे कह रहा है कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस, रिवीजन एंड इवैल्यूएशन ऑफ पोर्टफोलियो। मतलब आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि डोंट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आप अपने सारे अंडे जो हैं वो एक बास्केट में ना रखें। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट एक्चुअली। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर आपने अपने सारे अंडे एक ही बास्केट में रख दिए, आपने अपनी इन्वेस्टमेंट के सारे पैसे अगर आपने एक ही जगह पे इन्वेस्ट कर दिए और वो कंपनी मान लीजिए किसी भी तरह के रिस्क में फंस गई और वो डूब गई, तो आपका सारा का सारा इन्वेस्टमेंट क्या होगा? वेस्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। सो पोर्टफोलियो का मतलब होता है कि आपको जैसे जितने भी पैसे इन्वेस्ट करने हैं वो थोड़ा थोड़ा करके आप अलग अलग जो है इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करें। सो ऑब्जेक्टिव ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इज टू बिल्ड ए पोर्टफोलियो which gives a return commensurate with the risk preference of the investor. Portfolio management specifically deals with the security analysis and selection of portfolio, revision of portfolio and evaluation of portfolio. मतलब इसमें देखिए हमें क्या करना है, जो सिक्योरिटी एनालिसिस है, मतलब जो हमारे शेयर्स हैं, जो भी हमारे सिक्योरिटीज़ हैं, वो शेयर्स हैं या हमारे पास डिवेंचर्स हैं या हमारे पास फ्लैक्सी बॉन्ड्स हैं या हमारे पास जीरो इंटरेस्ट फुल्ली कन्वर्टेबल डिवेंचर हैं या अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट है या ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट है या कन्वर्टेबल डिवेंचर्स हैं, ऐसे कोई भी आपके पास जो है सिक्योरिटीज़ हैं, इसको हमें एनालिसिस करना होता है। फाइन, तो क्या कह रहा है कि एन इन्वेस्टर इज फेस्ड विद द लार्ज नंबर ऑफ सिक्योरिटीज विच कैन बी यूज्ड टू बिल्ड अप virtually an infinite number of possible portfolio. These securities are of the different types and have varying risk return portfolio. These may be ownership security like shares or may be debt such as the bond and debenture. मतलब वो क्या कहना चाह रहा है कि देखिए आपकी सिक्योरिटीज़ क्या हो सकती है? शेयर्स हो सकती है जहाँ आपको ओनरशिप मिल रहा है, बट इन्वेस्टर के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है कि इन्वेस्टर अपना जो है वो रिटर्न देखता है और रिस्क देखता है। ये दो बातों के ऊपर जो इन्वेस्टर है ना वो सबसे पहले फोकस करता है। नाउ अब जो भी है, चाहे आप बॉन्ड में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, चाहे आप डिवेंचर्स में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, चाहे आप जीरो इंटरेस्ट फुल्ली कन्वर्टेबल डिवेंचर में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, एज देयर आर डिफरिंग फीचर्स ऑफ दिस सिक्योरिटीज, व्हाट इज रिक्वायर्ड इज एन इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ ऑल दिस सिक्योरिटीज। Now the process of portfolio management start with the analysis of security. All the available securities may be analyzed for their risk return characteristic and the price level. An investor has to identify the overpriced and underpriced securities. मतलब देखिए बहुत बार क्या होता है, मार्केट में कुछ जो शेयर होता है ना वो ओवर प्राइस्ड होता है। वो डिमांड या उस कंपनी के मैनेजमेंट के बहुत एग्रेसिव नेचर की वजह से क्या होता है कि वो शेयर्स हम लोग बोलते हैं कि ओवर प्राइस्ड है, मतलब जितनी उसकी वैल्यूएशन है ना उससे वो ज़्यादा में सेल हो रही है। अब अगर वो ओवर प्राइस ऑलरेडी है तो उसके आगे बढ़ने के चांसेस कम हैं। लेकिन अगर कोई ऐसे शेयर्स हैं जो अंडर प्राइस्ड सिक्योरिटीज़ हैं, यानी उसकी जो वैल्यूएशन के हिसाब से जो वैल्यू आ रही है वो तो ज़्यादा आ रही है, लेकिन मार्केट में वो क्या है, कम रेट में सेल हो रही है, तो उसके प्राइस बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब कह रहे हैं देखो जी, सिक्योरिटी एनालिसिस में दो पार्ट होता है, एक तो होता है फंडामेंटल एनालिसिस पार्ट और टेक्निकल एनालिसिस पार्ट। फंडामेंटल एनालिसिस पार्ट क्या है भाई? तो कह रहा है कि जो आपका फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ सिक्योरिटी है ना इज बेस्ड ऑन फंडामेंटल फैक्टर्स रिलेटिंग टू इंडस्ट्री, रिलेटिंग टू इकोनॉमी एंड रिलेटिंग टू कंपनी। यानी जो भी उस कंपनी का जो फंडामेंटल्स है, फंडामेंटल्स का मतलब क्या हुआ
कि भाई कंपनी किस चीज़ का बिजनेस कर रही है, मार्केट में अभी उस तरह के बिजनेस का प्रोस्पेक्ट क्या है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशंस क्या है, कंपनी का रिस्क कितना है, लेवरेज कितना है, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, कंपनी के गवर्नमेंट के साथ रिलेशंस कैसे हैं, इंटरनेशनल बिजनेसेस में उसके रिलेशंस कैसे हैं, मतलब और वो क्या बना रही है, मतलब क्या बना रही है, उसका कंपनी का लोन कितना है, कंपनी रिस्क कैसा ले रही है, उसका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या है। तो ये सब फंडामेंटल एनालिसिस है। देखिए इसमें हम क्या क्या चीज़ देखते हैं, स्टडी करते हैं। तो कह रहा है कि देखिए फंडामेंटल जो हमारी एनालिसिस है ना, कह रहा है फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ सिक्योरिटी इज बेस्ड ऑन द फंडामेंटल फैक्टर्स relating to industry, relating to economy, relating to company. Some of the factors relating to the companies are profit, market share, अर्निंग पर शेयर कैसा है, डिविडेंड पे आउट रेशियो कैसा है, डिविडेंड में ग्रोथ क्या दे रहा है वो। द फंडामेंटल एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द प्रपोजिशन दैट द मार्केट प्राइस ऑफ ए सिक्योरिटी डिपेंड ऑन द एबव मेंशन फैक्टर. दिस एनालिसिस हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द फंडामेंटली अ स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी विच शुड बी इंक्लूडेड इन द पोर्टफोलियो. मतलब कि हमारे पास देखिए बहुत सारा क्या है, मार्केट में शेयर क्या है उसका, उसकी अर्निंग पर शेयर्स क्या है, डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या है, ये सब चीज़ें फंडामेंटल एनालिसिस का पार्ट होता है. रिलेशन टू गवर्नमेंट्स कैसा है. ऑन द अदर हैंड द टेक्निकल एनालिसिस इज बेस्ड ऑन अ प्रोपोजिशन दैट मार्केट प्राइसेस ऑफ सिक्योरिटी फॉलो ए पैटर्न. ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल एनालिसिस ऑफ प्राइसेस द फ्यूचर प्राइसेस मूवमेंट्स आर एस्टिमेटेड. भाई जैसे कंपनी मान लीजिए पिछले, अब रिलायंस है तो मान लीजिए वो पिछले 40 साल 45 साल से बिजनेस कर रही है, तो उसका जो शेयर पिछले 40 ईयर से लिस्टेड है, तो जब उसके पूरे 40 ईयर्स का आप ट्रेंड देखोगे, या लास्ट 1 वीक का ट्रेंड देखोगे, या 15 डेज का ट्रेंड देखोगे, या 1 मंथ का ट्रेंड देखोगे, या 1 ईयर या 2 ईयर्स या 3 ईयर का एक ट्रेंड होता है जो उसकी स्टैटिस्टिक्स होती है. उस स्टैटिस्टिक्स से क्या होता है, एक ट्रेंड उसका बन जाता है, जिसको कि हम क्या करते हैं साइंटिफिकली, हम उसको क्या करते हैं टेक्निकल एनालिसिस करते हैं. दीज एस्टिमेट्स आर कंपेयर्ड विद द एक्चुअल प्राइस टू आइडेंटिफाई विच सिक्योरिटीज बी सोल्ड एंड विच इज टू बाय. यानी जब हम टेक्निकल स्टडी से प्रोजेक्ट करते हैं तो हम ये इस चीज़ को एनालिसिस करके ये बता पाते हैं कि हमें कौन से शेयर्स में या कौन से सिक्योरिटीज़ में पैसा अभी इन्वेस्ट करना चाहिए, और कौन से सिक्योरिटीज़ को अभी हमें जो है वो बेचना चाहिए, उसको सेल करना चाहिए. एज अगेंस्ट द फंडामेंटल एनालिसिस विच इज़ बेस्ड ऑन द फंडामेंटल फैक्टर relating to the company and industry, the technical analysis is based on the price movement. The fundamental and technical analysis have been discussed in chapter 6. तो इसके बारे में डिटेल स्टडी हम लोग जो है वो चैप्टर 6 में करेंगे. अब हम लोग बात करते हैं कि हम कैसे पोर्टफोलियो को एनालिसिस करते हैं. फिर बात आई पोर्टफोलियो, कि पोर्टफोलियो का मतलब क्या हुआ. देखिए मान लीजिए हमारे पास इन्वेस्टमेंट के लिए 1 करोड़ रुपया है या 1 लाख रुपया, तो मैं सारा का सारा 1 लाख रुपया में एक कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करूंगा. देन व्हाट आई विल डू, आई विल इन्वेस्ट 2% इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शेयर, 5% इन रिलायंस, 5% इन टाटा मोटर्स, 2% इन डिफरेंट कंपनीज. मैं इस तरह से क्या करूंगा, उसके एक बुके बना लूंगा. समझ गए, मतलब उसको क्या बोलते हैं, पोर्टफोलियो बना लूंगा. कि हमारे पास 1 लाख रुपए या 10 लाख रुपए है, तो हमने एक कंपनी में सारा पैसा न लगाकर हमने उसको 10, 20, 50 कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया. सो कह रहा है कि एज डिफाइंड अर्लियर ए पोर्टफोलियो इज ए कलेक्शन ऑफ सिक्योरिटीज. द नीड टू कंस्ट्रक्ट ए पोर्टफोलियो अराइजेस बिकॉज इन्वेस्टर वांट टू स्प्रेड रिस्क बाय डाइवर्सिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द सिक्योरिटी एनालिसिस. An investor will like to construct a portfolio. It may be noted that a number of portfolio can be constructed by changing the securities or by changing the proportion. मतलब जैसे अभी हमने 2% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लगाया हुआ है, 5% रिलायंस में लगाया हुआ है. हमें लग रहा है कि नहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्रोस्पेक्ट बेटर है, तो मैं क्या करूँगा, रिलायंस में से 3% शेयर बेच दूंगा और मैं फिर क्या करूँगा, SBI में 5% लगा दूंगा.
तो मैं इस तरीके से अपनी जो पोर्टफोलियो की एनालिसिस करूंगा और उसके हिसाब से जो कंपोनेंट है ना, मैं उसको चेंजेस भी करते रहूंगा. सॉरी. Out of these several portfolio, an investor will like to select the optimum portfolio. Portfolio which offers maximum return for a given level of risk और minimum risk for a given level of return. मतलब जो भी पोर्टफोलियो में बनाऊंगा वो मुझे क्या करेगा कि अगर मैंने रिस्क ज़्यादा लिया तो मुझे ज़्यादा रिटर्न देगा, अगर मैंने कम रिस्क लिया तो मुझे वो कम रिटर्न देगा. या मैंने क्या किया कि रिस्क बहुत ही मिनिमम लिया, चाहे मेरा वो लेवल ऑफ रिटर्न. तो देखिए सिंपल सी बात होती है, इन्वेस्टमेंट का सिंपल फॉर्मूला है मोर रिस्क मोर रिटर्न, लेस रिस्क लेस रिटर्न. तो अगर हमारी प्रायोरिटीज है कि नहीं हमको रिस्क बहुत कम लेना है, तो मैं डेफिनेटली मेरा उसके हिसाब से रिटर्न मेरे को एडजस्ट करना पड़ेगा. ऐसा पॉसिबल नहीं हो कि रिस्क हम बिल्कुल कम ले और मेरा रिटर्न सबसे ज़्यादा हो. ठीक है, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है. Such portfolio may be called an efficient portfolio. So in the analysis and selection of portfolio, different portfolio that can be built from a given set of securities are first identified and then risk and return profile of these portfolio are drawn. मतलब हमने क्या किया, पहले एक पोर्टफोलियो बनाया कि भाई किसका किसका क्या कॉम्पोजिशन उसमें होगा, और फिर उस पोर्टफोलियो को बनाने के बाद हमने क्या किया, व्हाट वी हैव डन, कि इस पोर्टफोलियो को बनाने के बाद हमने क्या किया कि हमने ये निकाला कि ये जो हमारे कॉम्बिनेशन बन गए, इस कॉम्बिनेशन का हमारा जो है, इस कॉम्बिनेशन का हमारा जो है रिस्क कितना इस कॉम्बिनेशन में, और इस कॉम्बिनेशन में हमें रिटर्न कितना मिल रहा है. ठीक है, एक पोर्टफोलियो बन गया, उसका हमने रिस्क निकाल लिया, उसका हमने रिटर्न निकाल लिया. रिवीजन ऑफ पोर्टफोलियो. पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस. What is required is a constant monitoring of the portfolio in the view of the changes taking place with the reference to the risk and return profile of the individual securities. The investor is required to revise his portfolio in the light of the changes taking place in the capital market. तो आपको क्या करना है, पोर्टफोलियो को रिवीजन भी करना है, आपको स्टडी भी करते रहना है. और जैसा मैंने बताया कि अगर आपको कोई कंपनी जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है तो उसमें आप अपनी परसेंटेज जो है आप अपना बढ़ा सकते हैं. अगर कोई कंपनी का पोर्टफोलियो वीक लग रहा है तो आप अपनी उसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो कम भी कर सकते हैं. फाइन. तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो को रिवाइज भी कर सकते हैं. नाउ इवैल्यूएशन ऑफ पोर्टफोलियो. ए पोर्टफोलियो वंस कंस्ट्रक्टेड एंड रिवाइज शुड बी इवैल्यूएटेड पीरियडिकली. So the evaluation of a portfolio is concerned with assessing the performance of the portfolio over a given period in terms of the risk and return. The actual return and the risk thereof are compared with the objective norm. The portfolio evaluation also provides a mechanism for identifying the weaknesses in construction of portfolio and also to improve the performance thereof. So in the nutshell, portfolio evaluation provides a feedback for better designing of the portfolio in the next construction process. So तो ये चीज़ है. अब देखिए हमारे पास जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है वो क्या है कि जो भी पोर्टफोलियो हमने सेलेक्ट किया, हमें क्या करना है कि द एनालिसिस ऑफ द रिस्क एंड द रिटर्न एज टेकन अप इन द चैप्टर 3 हैज कंसीडर्ड द चॉइस ऑफ द वन इन्वेस्टमेंट ऑफ द टू और द मोर ऑप्शन. However, the same procedure cannot be applied in the case where the investor is to make a selection of the combination of investment. तो देखिए अब यहाँ से हमारा जो है इस चैप्टर का थोड़ा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट स्टार्ट हो रहा है कि हम जो है वो कैसे हम रिटर्न कैसे कैलकुलेट करें, समझ गए, और फिर हम जो है रिटर्न कैसे कैलकुलेट करें, उसका रिस्क कैसे कैलकुलेट करें. फाइन. तो देखिए रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि टू सिक्योरिटीज पोर्टफोलियो की बात करते हैं. तो क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर टू सिक्योरिटीज पोर्टफोलियो में क्या कह रहा है, द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो इज सिंपली द वेटेड एवरेज ऑफ द रिटर्न ऑफ द इंडिविजुअल सिक्योरिटी दैट आर कंप्राइज इन द पोर्टफोलियो. द वेटेड आर द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल फंड इन्वेस्टेड इन द पर्टिकुलर सिक्योरिटी. जैसे मान लीजिए एक्स जो है, मतलब कोई इन्वेस्टर जो है वो सिक्योरिटी एक्स में जो है 40% इन्वेस्ट करता है और वो सिक्योरिटी वाई में जो है वो 60% इन्वेस्ट करता है.
और सिक्योरिटी एक्स का रिटर्न 20% और वाई का रिटर्न 25% है, तो हम क्या करते हैं, वेटेड एवरेज रिटर्न कैलकुलेट करते हैं। तो समझिए, देखिए क्या होता है इसमें क्या होता है। व्हाट वी डू कि जैसे मान लीजिए कि हमने जो है दो पोर्टफोलियो लिया, एक्स और वाई लिया, ठीक है ना, और इसकी जो हमारी जो परसेंटेज है वेटेज की, वो हमारी है 40% और 60%, और इनका जो रिटर्न है ना, वो एक्स का जो रिटर्न है वो 20% का रिटर्न है और वाई का रिटर्न है 25%। तो जो हमारा वेटेड एवरेज जो रिटर्न होगा ना, वो क्या होगा, तो ये जो हमारा जो रिटर्न होगा इस पोर्टफोलियो का, वो क्या होगा, तो वेटेज 1 इंटू रिटर्न 1 प्लस वेटेज 2 इंटू द रिटर्न 2। सो वेटेज अपना कितना है, देखें, तो वेटेज हमारा जो है वो है 40% का, और यहाँ पर रिटर्न है आपका कुछ 20%, और यहाँ पे वेटेज है 0.6, और यहाँ पे रिटर्न है 25%। तो ये आपका 8% हो गया, और ये आपका जो है वो 15% हो गया। तो ये आपका वेटेज रिटर्न कितना हो गया, 23%। तो ये जो पोर्टफोलियो हमने बनाया, 2 सिक्योरिटी जो पोर्टफोलियो बनाया, उसका जो एवरेज रिटर्न है वो 23% हो गया। और जो इस रिटर्न का जो हमारे पास जो फॉर्मूला होगा वो i टेंड्स टू n टू द पावर n वेटेज i इंटू, ये फॉर्मूला से हम इसको डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन बेसिकली कैलकुलेट। अब उसके बाद क्या होता है बेसिकली कि हम बात करते हैं कि जो भी हम इन्वेस्टमेंट्स करने जा रहे हैं उनके आपस के रिलेशंस क्या है। आपस के रिलेशंस का मतलब क्या है कि देखिए, एक तो हमको क्या निकालना है, एवरेज रिटर्न, वो अभी 23% आपका एवरेज रिटर्न आ गया। अब हमें क्या करना है, उस पोर्टफोलियो का रिस्क निकालना है। रिस्क को हम आइडेंटिफाई करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन से। इज नॉट सिंपली द वेटेड एवरेज ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द इंडिविजुअल सिक्योरिटी इन द पोर्टफोलियो। The calculation of the standard deviation of portfolio is little more difficult than calculation of the expected return of the portfolio. क्या कहा जा रहा है, वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देखो जी, ये जो हम जो एक्सपेक्टेड रिटर्न जो हमने निकाला, जिसको हम एवरेज रिटर्न बोल रहे हैं, वो निकालना बहुत आसान है। असली प्रॉब्लम है उसके स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब रिस्क को निकालने में असली प्रॉब्लम। कह रहा है इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो, द रिस्कीनेस ऑफ ईच सिक्योरिटी versus the overall portfolio is to be considered. What is required is the incorporation of how the return of the security move with the return of the other security in the portfolio. मतलब रिलेशन क्या है, जो हम 2 सिक्योरिटी या 3 सिक्योरिटीज में जो पैसा लगा रहे हैं या जो पोर्टफोलियो हम बना रहे हैं, उनके आपस का रिलेशन क्या है। इसके लिए हम स्टैटिस्टिक्स में एक चैप्टर भी पढ़ते हैं जिसका नाम है कोरिलेशन। मान लीजिए हमने एक पोर्टफोलियो बनाया, उसमें हमने एक कंपनी रखा टाटा सीमेंट और दूसरा कंपनी रखा हमने एसीसी सीमेंट। अब दोनों सीमेंट की कंपनी है। अब दोनों की कहानी क्या है कि वो परफेक्टली कोरिलेटेड है। भाई सीमेंट की कंपनी है तो सीमेंट का क्या होगा, अगर प्राइस बढ़ेगा तो टाटा सीमेंट का भी प्राइस बढ़ेगा, एसी सीमेंट का भी प्राइस बढ़ेगा। यानी उस केस में क्या होगा, अगर प्राइस ऊपर जाएगा तो दोनों का ऊपर जाएगा और नीचे जाएगा तो दोनों का नीचे जाएगा। तो ये क्या होगा, परफेक्टली कोरिलेटेड होगा, पॉजिटिव कोरिलेशन हो गया इनके बीच में। लेकिन मान लीजिए हमने एक कंपनी सेलेक्ट किया सीमेंट का, एक कंपनी सेलेक्ट किया सॉफ्टवेयर का। अब उस सीमेंट और सॉफ्टवेयर का आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है।
उसी तरीके से हमने एक कंपनी सेलेक्ट की सीमेंट की, एक इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो उनके बीच में भी कोरिलेशन है, पॉजिटिव कोरिलेशन है, मे नॉट बी परफेक्टली कोरिलेटेड हो बट कोरिलेशन है उनके बीच में भी। तो हमको ये देखना पड़ता है कि हमने जो पोर्टफोलियो बनाया है उसका रिलेशन क्या है, उनके आपस में रिलेशन कैसे हैं, पॉजिटिव रिलेशंस हैं, नो रिलेशन है, निगेटिव रिलेशन है। तो कहता है कि दिस कैन बी स्टडीड विद द हेल्प ऑफ कोवेरियंस। उसके लिए हम क्या करेंगे, कोवेरियंस कैलकुलेट करेंगे, विच इंडिकेट द वे द सिक्योरिटी रिटर्न vary with each other and affect the overall risk of the portfolio. If the rate of the return of the two securities move together, their interactive risk or covariance is positive. मैंने अभी बताया ना कि मान लीजिए दोनों सीमेंट की कंपनी है और एक सीमेंट की कंपनी का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे का भी बढ़ेगा, दोनों परफेक्टली कोरिलेटेड है, एक का घटेगा तो दूसरे का भी घटेगा। लेकिन हो सकता है कि हमने ऐसी कंपनी सिलेक्ट की जहां निगेटिव कोवेरियंस है, यानी एक का बढ़े तो दूसरे का घट जाए, या कोई कोरिलेशन नहीं है, मतलब जहां पे कोवेरियंस जीरो है, जैसे आईटी की कंपनी और सीमेंट की कंपनी आपस में कोई कोरिलेशन ही नहीं है। सो द कोवेरियंस बिटवीन टू सिक्योरिटीज, ये जो हम कोवेरियंस निकालते हैं उसका फॉर्मूला क्या है, तो कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई का जो फॉर्मूला है आपका वो ये है, यह स्टैटिस्टिक्स में भी यही फॉर्मूला है कि समेशन आई टेंस टू इक्वल टू 1 टू 10 n। और देखिए जी, ये बुक जो है वो इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट की बुक है, इसी को फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। और ये जो अपना जो है ये पब्लिशर है आपका जो है ये पब्लिशर है आपके सुल्तान चांद का है, ठीक है ना। लेकिन ये जो ऑनर्स वाले बच्चों के लिए आती है उस बुक का नाम है फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेम ऑथर है, सेम कंटेंट भी है लगभग, और वो आती है टैक्समैन में। तो इसलिए आपके पास बुक होना चाहिए, तो बुक अगर होगा तो आप आसानी से इसको आप पढ़ पाएंगे एक्चुअली, ठीक है ना। तो एक बुक आप खरीद ले आप फिर उस तरीके की, और नहीं तो फिर अभी आपके पास बुक ऑलरेडी है उससे आप स्टडी करें। तो देखिए कोवेरियंस निकलेगा कैसे, तो जो भी दो सिक्योरिटीज है, जैसे एक सिक्योरिटी एक्स है एक सिक्योरिटी वाई है, तो आर एक्स माइनस आर एक्स बार एंड आर वाई माइनस आर वाई बार, इसमें आपका जो है ये कोवेरियंस का फॉर्मूला है। आर एक्स जो है वो रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी एक्स है, आर बार एक्स जो है वो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी एक्स है, आर वाई जो है वो रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी वाई है, आर वाई बार जो है वो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी वाई है, और एन जो है वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। फिर हम क्या करते हैं एक्चुअली, इफ द रिटर्न ऑफ टू सिक्योरिटीज मूव इन द सेम डायरेक्शन, कोवेरियंस को पॉजिटिव बोला जाता है, मतलब देयर इज अ पॉजिटिव कोवेरियंस। अगर निगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं तो निगेटिव है। हो सकता है कि वो दोनों सिक्योरिटी हमने लिया उसके बीच में जीरो कोरिलेशन हो। सो कोवेरियंस इज एन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ द को मूवमेंट बिटवीन सिक्योरिटी रिटर्न। इट कैन बी डिफाइंड एज द एक्सटेंट टू विच टू वेरिएबल्स कोवेरी। इट बेसिकली provide the movement in the security return, can also be studied by another statistical tool जिसको हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट बोलते हैं। ये कोवेरियंस से भी ज़्यादा बेटर टूल होता है, और कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला ये है आपका। इसमें हमने क्या करना होता है कि ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, इसका फॉर्मूला होगा कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। तो पी एक्स वाई जो है वो कोरिलेशन कोएफिशिएंट हो गया, जिसको हम बहुत जगह आर से भी डिनोट करते हैं, और ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स है और ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई है। और जब हम इसको पुटअप करेंगे तो इससे हमारा जो है वो कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकल कर आ जाएगा। अब जब हम उस पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन ही रिस्क है, तो भैया स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो कंबाइंड स्टैंडर्ड, देखिए आपको बताया ही मैंने कि जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है ना वो वेरी करेगा -1 से +1। मतलब -1 का मतलब होता है निगेटिव कोरिलेशन, +1 का मतलब है परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन, 0 का मतलब है नो कोरिलेशन, और इसके बीच में जैसा भी कोरिलेशन होगा, कम रिलेशन है, ज़्यादा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है, ये उसके हिसाब से वेरी करेगा। समझ गए। नाउ यू सी कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होगा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब इसको वेरिएंस बोल रहे हैं। ये वेटेज ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, वेटेज ऑफ वाई स्क्वायर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई स्क्वायर, 2 इंटू वेटेज ऑफ एक्स वेटेज ऑफ वाई, कोरिलेशन कोएफिशिएंट, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। इससे कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकलेगा। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन आपको बताया ही कि वो क्या है आपका,
वो हमारा रिस्क है, समझ गए। वो हमारा क्या है, पोर्टफोलियो का रिस्क है, समझ गए। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, यू कैन हैव ए लुक ऑफ दिस फॉर्मूला एक्चुअली। सो देखिए, जैसे यहां पर एग्जाम्पल 4.1 में दे रहा है कि हमारा x और y, इसकी जो पोर्टफोलियो कंसिस्टेंट है ना वो 40% है एंड 60% है। तो 40% एक में इन्वेस्ट करेंगे, 60% एक में इन्वेस्ट करेंगे। और ये जो x और जो y है, इनका जो रिटर्न है, एक्सपेक्टेड रिटर्न है, ये 15% है, और इनका जो रिटर्न है वो 20% है। और जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है ना, ये 50% है, 30%, मतलब कि 0.5 है और 0.3 है, समझ गए। और जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट यहाँ पे बताया गया है वो -0.5 है। तो बताइए आपको कि जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट होता है वो -1 से +1 के बीच में होता है। तो हमें उस फॉर्मूला को लगाना है, कौन सा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दैट पोर्टफोलियो स्क्वायर, मतलब ये वेरिएंस है एक्चुअली। तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होगा, वेटेज ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वेटेज ऑफ वाई स्क्वायर इंटू द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई स्क्वायर, 2 इंटू वेटेज एक्स, वेटेज वाई, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, एंड देन कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई। तो यहां पर आप देखें, तो यहां पर आपका क्या पोजीशन है उसको आप देख सकते हैं। तो यहां पर आपका जो वेटेज है ना, ये कितना है, ये है 0.4, इसका स्क्वायर आपको निकालना है। और ये है आपका 0.5, इसका भी स्क्वायर आपको निकालना है, ठीक है। वेटेज ऑफ वाई कितना है, वो है 0.6, इसका भी स्क्वायर आपको निकालना है। और इसका आपका है 0.3, इसका स्क्वायर निकालना है। और 2 इंटू वेटेज ऑफ एक्स कितना है आपका, 0.4 इंटू 0.6 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 0.5 इंटू, आप ये 50 और 30 लेकर भी निकाल सकते हैं। तो आपका जो फाइनल आउटकम आएगा इस केस में पॉइंट में आएगा, और उस केस में आपका नॉर्मल आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 0.5 है और यहाँ पर आपका है 0.3, और ये है आपका माइनस जो है 0.45। अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे ना, ये जब सारा आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका जो है आएगा कि जो आपका जो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा ना आपका, पी स्क्वायर, जब इसको आप सॉल्व करेंगे या फिर आपके बुक में जो है ना, बुक में आपका जो है वो 50 और 30 करके सॉल्व किया है। तो 50 और 30 करके इसे अगर मैं सॉल्यूशन आपको दूं यहाँ पे, तो 50 के हिसाब से इसका जो टोटल है वो है 400 का, और इसका जो टोटल है वो है 324 का, इसका भी टोटल है 324 का। तो ये 400 हो गया। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ जो पोर्टफोलियो होगा ना वो 20 हो जाएगा, मतलब 20%, यानी इसको हम लोग पॉइंट में क्या बोलेंगे, 0.2। यानी पॉइंट में जब आप सॉल्व करेंगे ना तो इससे इसका 0.2 आपका आ जाएगा, समझ गए ना। तो ये इस पोर्टफोलियो का क्या हो गया, रिस्क हो गया, समझ गए। सो दिस इज हाउ वी गो एंड कैलकुलेट डिफरेंट पोर्टफोलियो का। हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग जो है उसका हम गिवन कंडीशंस में जो है हम रिटर्न कैलकुलेट करते हैं और उसकी रिस्क कैलकुलेट करते हैं। तो पहले देखिए आपके पास जो है इसी तरह के क्वेश्चंस हैं जिसको कि आपको सॉल्व करना है। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग एग्जाम्पल 4.2 की बात करें, तो एग्जाम्पल 4.2 में क्या है आपका पोजीशन,
कि जो कंपनी है ना, शार्प लिमिटेड एक कंपनी है, इसमें आपका 70% इन्वेस्टेड है, और जो आपका विलियम लिमिटेड है ना, इसमें आपका 30% इन्वेस्टेड है। और यहाँ पे क्या है, आपका शार्प है, और यहाँ पे क्या है, आपका विलियम है। तो यहाँ पे आपका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है 20% है, और इनका 15% रिटर्न है, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ना, ये आपका 11% है, और ये आपका 8% है। तो हमें क्या करना है कि कंप्यूट द रिस्क एंड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो। हमें पोर्टफोलियो का रिस्क एंड रिटर्न कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो देखिए हम रिटर्न की बात करते हैं। तो रिटर्न में क्या हो जाएगा कि जब हम रिटर्न ऑफ जो पोर्टफोलियो निकालेंगे, तो वेटेज 1 R1 बार, वेटेज 2 R2 बार। वेटेज 1 है 0.7, एक्सपेक्टेड रिटर्न है 20%, वेटेज है 0.3, और एक्सपेक्टेड रिटर्न है आपका 15%। तो ये आपके पास हो गया 14%, और ये हो गया 4.5%। तो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न हो गया 18.5%। अब हम बात करते हैं रिस्क की। रिस्क का मतलब क्या हुआ कि वी गो एंड टॉक अबाउट द स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हमारा जो पोर्टफोलियो रिस्क होगा वो क्या होगा, पोर्टफोलियो जो रिस्क होगा वो क्या होगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो, स्टैंडर्ड डेविएशन सीधा रूट अंदर हो जाएगा, वेटेज 1 स्क्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन 1 स्क्वायर, वेटेज 2 स्क्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन 2 स्क्वायर, 2 इंटू वेटेज 1 वेटेज 2 स्टैंडर्ड डेविएशन 2, एंड देन कोरिलेशन ऑफ 1 and 2। अब कब है देखिए, समझिए, इफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज +1। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, 0.7 स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन आपका है 11 स्क्वायर, 0.3 स्क्वायर, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है 8 का स्क्वायर, 2 इंटू वेटेज 1 0.7 इंटू 0.3 into standard deviation is your 11 into your standard deviation 8 and then +1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ रहा है 10.10। ठीक है, तो मतलब इस केस में इसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, 10.10। अब इसी तरह से हम देखते हैं दूसरा कोरिलेशन कोएफिशिएंट का। तो उसमें क्या है देखिए, if correlation coefficient is 0, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, 0.7 स्क्वायर, 11 स्क्वायर, 0.3 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 2 into 0.7, 0.3 into 11 into 8, and then it is going to be a 0।
तो ये तो आपका 0 हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 8.07 आएगा। और फिर अगर हमारे पास क्या है, इफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज -1, तो -1 होगा तो क्या होगा, 0.7 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 0.3 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 2 इंटू 0.7, 0.3, 11, 8 एंड देन -1, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो 5.3। समझ गए? सो दिस इज हाउ वी गो एंड कैलकुलेट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब रिस्क ऑफ दैट पोर्टफोलियो। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। फाइन, तो इसी से रिलेटेड आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इस पार्ट में, जिसको कि आपको सॉल्व करना है। तो जिसमें कि आपको जो है आपको कंबाइंड रिटर्न निकालना है, फिर आपको कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, और कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज गोइंग टू बी योर रिस्क, और जो कंबाइंड रिटर्न है वो तो आपका एवरेज रिटर्न ऑफ दैट पोर्टफोलियो हो ही जाएगा। तो उसके बेसिस पे इसमें काफ़ी क्वेश्चंस है, इसको आपको अभी बना सकते हैं, आप इसमें से प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन अभी और हम लोग इस क्लास में प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो उसके हिसाब से। ठीक है, तो इसको यहाँ तक करें, फिर बाकी अभी कल की क्लास में करवाता हूँ।